सिंधु नदी तंत्र की बात करने वाले हैं अपन। किस चीज़ की बात करेंगे? सिंधु नदी तंत्र। तो ये अपन इस चीज़ की बात करने वाले हैं। सिंधु नदी तंत्र के अंदर सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ आ जाती है। सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो सिंधु की दाएं तरफ से और बाएं तरफ से दोनों तरफ से नदियाँ मिलती हैं। उनमें से यदि अपन बात करें ना तो सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियाँ हो जाती है। जैसे कि अपन बाईं तरफ से मिलने वाले नदियों की बात कर लेते हैं जो हमारे भारत के अंदर से मिलती है। तो उनमें एक नाम आता है जास्कर नदी का, जास्कर नदी। ठीक है। दूसरी नदी आ जाती है सोन नदी, सोहन नदी। ये वही सोहन नदी है जो प्राचीन भारत के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदी आ जाती है चिनाब नदी। ठीक है। इसकी एक सहायक नदी आ जाती है चिनाब नदी। ये प्रमुख तीन नदियां हैं जो बाईं तरफ से मिलती है, बाईं तरफ से मिलती है, जो भारत में से मिलती है। और चिनाब की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। कौन कौन सी नदियां आ जाती है? चिनाब की कई नदियां हैं। झेलम नदी है तो इसकी झेलम हो गई, झेलम नदी हो गई। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि चिनाब की सहायक नदी एक और है जिसे अपन सतलज नदी के नाम से भी जानते हैं। सतलज, व्यास। और कौन सी नदी है? रावी। ये कई नदियां हैं जो चिनाब की सहायक नदी हो जाती है। डायरेक्ट सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, याद रखना। अभी तक इतना गहरा कॉन्सेप्ट जो है वो अभी तक पूछा नहीं गया है एग्जाम में, लेकिन कभी भी यदि पूछे तो बोल देना कि भाई चिनाब की सहायक नदियाँ कौन सी है? झेलम, सतलज, व्यास और रावी है। और ये पांचों नदियाँ जो मिलती है ये हमारा पंचनद मिल करके 5 क्षेत्रों का निर्माण करती है, 5 दोआबों का निर्माण करती है, जिसे पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है इन नदियों के। ठीक है। तो वो अपन धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंधु नदी की तो बात कर लें। तो सिंधु नदी की यदि चर्चा करें ना तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? वो है चीन में। चीन के अंदर इसका उद्गम स्थल है जिसे बोलते हैं अपन बोखरचू ग्लेशियर। एक ग्लेशियर है बोखरचू, बोखरचू। ये ग्लेशियर पड़ता है, इस ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। अब ये बोखरचू ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है? तो ये जो बोखरचू ग्लेशियर है ये अगर पहाड़ की बात करें तो ये कैलाश श्रेणी, याद रखना एग्जाम में आ सकता है, कैलाश पर्वत श्रेणी के अंदर पड़ता है। चीन के अंदर ये क्षेत्र आता है और चीन के अंदर ही ये नदी निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से। मानसरोवर झील के पास में पड़ता है ये क्षेत्र। कहाँ पड़ता है? इसके निकट में एक क्षेत्र पड़ता है मानसरोवर झील। तो ये आप ध्यान रखना कि मानसरोवर झील के पास ही यह क्षेत्र निकलता है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल हो गया बोखरचू ग्लेशियर, कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के पास में पड़ता है, तो वहीं से इसका उद्गम होता है। याद रखना, कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। फिर ये निकल कर के भारत के अंदर प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका जो सर्वाधिक बहाव क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। इसका सर्वाधिक बहाव क्षेत्र कहाँ पर है? लिख लो यहाँ पे, सर्वाधिक बहाव पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इसका सर्वाधिक बहाव क्षेत्र है। ठीक है। ये इतनी जानकारी आपने ले ली। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में इसकी जो बहाव क्षेत्र हो जाता है वो भारत में लगभग ये 1114 किलोमीटर तक बहती है। 1114 किलोमीटर तक बहती है। भारत में एंट्री जो होती है, जो मान लो ये एंट्री जो भारत के अंदर हो रही है इसकी, वो कहाँ से हो रही है? दमचोक नामक स्थान है ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है दमचोक। इस क्षेत्र का नाम है दमचोक। यहाँ से ये भारत में प्रवेश हो रही है और भारत से जहाँ से निकलेगी ना ये हो गया चिल्लास। याद रखना, ये एग्जाम में पूछते हैं कि भाई भारत में सिंधु नदी किधर से प्रवेश करती है, तो बोल देना कि भाई दमचोक नामक स्थल है, वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। और चिल्लास नामक जो स्थल है यहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है।
इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसके 2-3 नाम और हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है, चीन में इसे शेरमुख भी कहा जाता है, शेरमुख नदी या फिर सिंधी खंबन नदी, सिंधी खंबन नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी सिंधु घाटी, इसी जो सिंधु नदी है, इसकी कई नदियाँ आएगी। एक इधर से झेलम नदी मिलेगी, फिर एक चिनाब नदी मिलेगी, फिर ठीक है इसमें कई नदियाँ मिलेगी। इसकी सहायक नदी केवल चिनाब है, झेलम जो है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। इधर से अपने मान लें कि ये हो गई झेलम नदी, ये हो गई अपनी चिनाब नदी, फिर एक रावी नदी आकर के इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, फिर एक ब्यास नदी जो है वो सतलज में आकर के मिलेगी, और सतलज आकर के किधर मिलेगी, इसके अंदर मिल जाएगी। तो इस तरीके से कुछ ये तंत्र बनाती है। तो ये अपनी झेलम हो गई, इसको अपन चिनाब मान लेते हैं, इसको अपन रावी मान लेते हैं, इसको अपन ब्यास मान लेते हैं, और इसको अपन सतलुज मान लेते हैं। सतलुज नदी जो है वो चीन से निकलती है, इसलिए इसको थोड़ा पीछे से निकाल देते हैं। अब ये सुंदर लग रही है, सतलुज नदी सी लग रही है। तो ये कुछ इस तरीके से सिंधु नदी तंत्र बनता है। तो इसकी अपन आगे चर्चा करते हैं, आप देखते रहिए। अब अपन चर्चा कर लेते हैं सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले सिंधु नदी निकली, दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश कर गई। 1114 किलोमीटर बहने के बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश कर गई, और पाकिस्तान में प्रवेश करके ये कहाँ चली गई, ये चली गई अरब की खाड़ी में, अरब सागर में चली जाती है। अरब सागर में ये जाकर के मिल जाती है। इसमें इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी है। इसका ये तो हो गया बायां वाला हिस्सा, जो कि अपने भारत से जो नदियाँ निकलती है वो इसमें प्रवेश करती है। ये हो गया इसका दायां वाला हिस्सा। किस तरीके से हो रहा है, तो आप जैसे इसको देख रहे हैं, तो बायां तरफ ये हो गया जिसको अपन उल्टा तरफ बोलते हैं, बाईं साइड, और सुल्टी साइड जिसको अपन सीधा बोलते हैं, बायां और दायां जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और इसकी कई नदियाँ हैं। बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे पहली नदी इसमें श्योक नदी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में इसमें गिलगिट नदी मिलेगी। ठीक है, इसमें गिलगिट नदी मिलेगी, और फिर इसमें नदी मिलेगी काबुल नदी, जो अपने भारत से नहीं है, ये हिंदू कुश पर्वत से निकल करके आती है। काबुल नदी इसमें मिलेगी, और फिर इसमें एक कुर्रम नदी मिलती है। ठीक है, और फिर आ जाती है एक गोमल नदी। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो बाईं तरफ से मिलती है, और जो दाईं तरफ से मिलती है। और बाईं तरफ से मिलने वाली एक नदी है, इसमें झेलम नदी है, झेलम नदी है जो इसमें मिलती है। ठीक है, फिर अपनी एक चिनाब नदी है जो इसमें मिलती है। ठीक है, एक अपनी झेलम चिनाब रावी, एक रावी नदी होगी। ठीक है, व्यास नदी जो है वो सतलुज में मिलती है, और फिर सतलुज जा करके इस चिनाब में मिल जाती है। ठीक है ना, इस चिनाब में इस तरीके से जाती है ये, इसको अपन हटा देते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ तंत्र बनता है। तो ठीक है, ये कई सारी नदियाँ हमारी हो जाती है। इन सभी नदियों के बारे में जानेंगे। चित्तर के अंदर तो कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं। तो ये 1114 किलोमीटर तक भाई। फिर ये अपनी जो झेलम नदी है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, झेलम नदी की अपन चर्चा कर लेते हैं कि भाई झेलम नदी कहाँ से क्या निकल रही है, इस चीज़ की अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम के अंदर यही नदी आने वाली है। झेलम नदी, झेलम ये जो नदी है इसको बोलते हैं झेलम नदी, झेलम। इसका अन्य नाम वितस्ता है, इसका अन्य नाम वितस्ता है। इसको वितस्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो इसका जो झेलम का उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, अनंतनाग जिले में वेरीनाग नामक स्थान से। वेरीनाग पहाड़ की कुछ दरारें हैं वेरीनाग नामक स्थल पर, उन्हीं पहाड़ की दरारों से इस झेलम नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, ये वेरीनाग जो पड़ता है अनंतनाग जिले में पड़ता है, अनंतनाग जिले में पड़ता है। ये जम्मू एंड कश्मीर में आता है। ठीक है, और इस नदी की बात करें तो इस नदी के किनारे पर श्रीनगर बसा हुआ है। इसी नदी पर जब ये बहती है तो इसके बीच में एक वो आता है, झील आती है, जिसे वुल्लर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है, इसको वुल्लर झील बोलते हैं। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नदी की 725 किलोमीटर लंबाई है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, और इसका जो भाव क्षेत्र है श्रीनगर वुल्लर झील इसमें भाव क्षेत्र में आती है। और फिर इसकी परियोजनाओं की बात कर लेते हैं।
अपन बात कर लेते हैं परियोजनाएं। परियोजनाएं हमारी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इस पर एक परियोजना है नीलम परियोजना। नीलम, ये नीलम परियोजना कहाँ पर है? ये हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आती है। जल विद्युत परियोजना है, 969 मेगावाट की जो बिजली है वो इसके द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, एक अपनी परियोजना आ जाती है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा नदी इसकी सहायक नदी है, उस नदी के ऊपर बनती है ये परियोजना। याद रखने वाली बात है। इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है अपनी? तो ये दो परियोजनाएं इम्पोर्टेंट हो सकती है जो इस पर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य परियोजनाएं भी है जो पाकिस्तान के अंदर मानी जाती है। एक तो है करोट जल विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा और परियोजना कौन सी हो सकती है? इस पर एक परियोजना और है जिसे आज़ाद पट्टन के नाम से जाना जाता है। आज़ाद पट्टन परियोजना, आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। इसके अंदर जो परियोजना, जो आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है, ये भी पाकिस्तान के अंदर आती है। और इसी के अंदर एक क्षेत्र है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो है वो इसी नदी के किनारे पर है, जो इसी नदी से बहता हुआ निकलता है, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा माना जाता है। तो ये कुछ परियोजनाएं हो गई जो इसकी है। ठीक है, और किशन गंगा नदी जो इसकी सहायक नदी है उसकी बात कर लेते हैं। तो ठीक है, ये किधर गई किशन गंगा नदी? नहीं लिखी क्या अपन ने? हाँ, ये इतना ही लिख करके अपन ने छोड़ दिया। ये जो परियोजना है ना, किशन गंगा नदी पर है। इधर थोड़ा सा एक ले लेते हैं, थोड़ा सा हिस्सा। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। इसकी बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से निकलती है। किसनसर झील है एक, जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के पास में पड़ती है किसनसर झील। किसनसर झील, उस झील से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसकी अन्य सहायक नदी जो है, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं अपन? झेलम नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और झेलम की अन्य नदी कौन सी है? कुन्हार नदी है। ठीक है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन आप इतना जान लो कि इसकी किशन गंगा और कुन्हार जो प्रमुख नदियाँ हैं वो इसकी है। ठीक है, अब बात आती है कि ये कहाँ जा रही है, कहाँ मिल रही है। ये जो स्थल है ये चिनाब के अंदर मिल रही है। चिनाब के अंदर मिल रही है। कहाँ मिलेगी? ये पाकिस्तान के अंदर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? पाकिस्तान के अंदर मिलेगी। और पाकिस्तान में कहाँ मिलेगी? पंजाब प्रांत के अंदर मिलेगी। पंजाब प्रांत में कहाँ मिलेगी? एक झंग ज़िला पड़ता है। उस झंग ज़िले में कौन सी जगह पड़ती है? तो त्रिम्बू नामक स्थान है। याद रखने वाली बात है, त्रिम्बू नामक स्थान है। उस जगह पर जाकर के ये चिनाब नदी में मिल जाती है और फिर आगे चिनाब के नाम से जानी जाती है। तो ये अपनी झेलम नदी हो गई। अब चर्चा करते हैं अपन अगली नदी की। तो ये अपन बात कर लेते हैं भाई हिमाचल प्रदेश से। ये जो अपनी चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आगे जाकर के टांडी नामक स्थान पर किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है और दो नदियां हैं, दो धाराएं मिलती है, चंद्रा और भागा। दोनों के मिलने पर इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रा भागा के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चल करके ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और फिर आगे चल करके ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चिनाब के ऊपर जो परियोजनाएं बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। सलाल परियोजना, बगलीहर परियोजना, कीरू परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और कीरथाई परियोजनाएं, ये सब परियोजनाएं जो है वो चिनाब नदी पर बनी हुई है। और ये जो बगलीहर परियोजना है इसके पास में ये जो परियोजना बनी हुई है यहाँ पर एक डैम भी बना हुआ है जिसे बगलीहर बांध के नाम से जानते हैं। और इस बांध की बात करें तो 363 मीटर तो लंबा है और 143 किलोमीटर, 363 मीटर तो लंबा है, 143 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी चिनाब नदी। अब अपन चर्चा करने वाले हैं व्यास नदी के बारे में। ये अपनी सिंधु नदी हो गई। कहाँ से प्रवेश कर रही है भारत के अंदर? दमचौक नामक स्थान से भारत के अंदर एंट्री हो गई। भारत में थोड़ी दूर कश्मीर में बहती है लगभग 1114 किलोमीटर तक। उसके बाद में ये निकल करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। तो ये हो गई इसकी बात। ये अपनी इसकी झेलम नदी हो गई, ये इसकी चिनाब नदी हो गई। ठीक है,
ये इसकी चिलाब नदी हो गई। ये झंग नामक स्थान के पास में त्रिम्बू नामक स्थान पर ये झेलम नदी इसके अंदर आकर के मिल जाती है। तो ये हो गई अपनी चिनाब नदी। चिनाब की दूसरी सहायक नदी हो जाती है अपनी झेलम, चिनाब, रावी, रावी नदी। एक इसकी रावी नदी हो जाती है, एक इसकी व्यास नदी हो जाती है। अपन इसको मिटा देते हैं, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। पहले अपन यही देख लेते हैं। ये अपनी नदी मिल रही है, कौन सी नदी मिल रही है? इसको रावी नदी के नाम से जानते हैं। रावी, ये नाम इसका हो गया रावी नदी। दूसरा नाम हो गया परुषणी नदी, ठीक है। याद रखना भाई, एग्जाम में पूछ सकता है परुषणी नदी किसे बोलते हैं। इस नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? लगभग इस नदी की लंबाई जो हो गई 720 किलोमीटर है, ठीक है। जिसमें से ये भारत में कितनी बहती है? इसमें से 320 किलोमीटर जो है वो भारत में बहती है, याद रखने वाली बात है। इसके अलावा इसके उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं। कहाँ से उद्गम स्थल हो रहा? उद्गम स्थल की बात करें तो रोहतांग दर्रे के पास में बाराबंगल नाम का गांव पड़ता है एक। रोहतांग दर्रा तो सबको पता होगा कहाँ पर है, बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हिमाचल प्रदेश में है भाई। कोई ये सवाल नहीं करेगा कि हमें रोहतांग दर्रे का पता नहीं है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, कॉमन सेंस वाली बात है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, सोचने वाली बात तो ये है कि ये जो रावी नदी जहाँ से निकल रही है उस गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है बाराबंगल। उस गांव का नाम क्या है? बाराबंगल गांव है, जहाँ से ये निकल रही है। और ये जो यहाँ पर जाकर के मिल रही है ना, इस जगह का नाम है सराय सिंधु। सराय सिंधु पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर ये क्षेत्र आता है। चंबा घाटी, चंबा घाटी से होती हुई ये बहती है, ठीक है ना। चंबा घाटी से होती हुई ये बहती है, ठीक है। चंबा घाटी से होती हुई ये नदी बहती है। इस पर कुछ परियोजनाएं बनी हुई है, उन परियोजनाओं की चर्चा कर लेते हैं। इस नदी पर, रावी नदी पर बनी परियोजनाएं कौन कौन सी है? एक परियोजना है चमेरा, याद रखना भाई, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरी परियोजना थीन परियोजना है, इसको रंजीत परियोजना, रंजीत सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं, पंजाब के अंदर है। और एक और है पंजाब के अंदर, शाहपुर कंडी, शाहपुर कंडी परियोजना, ये भी पंजाब के अंदर है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। और इसके एक नाम मैंने आपको बताया ना, इसका कौन सी का बताया? परुषणी नदी बताया। इसके और नाम भी आप चाहे तो लिख लो। परुषणी नदी इसको बोलते हैं, एक इसको लाहौर नदी भी बोलते हैं, लाहौर नदी, ठीक है। एक और नदी के नाम से जानते हैं इसको, इरावती नदी, इरावती नदी। ये सब एक ही नदी का नाम है जो हमारी हो जाती है रावी नदी। रावी नदी को ही लाहौर नदी, इरावती नदी, परुषणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगली अपन चर्चा कर लेते हैं व्यास नदी की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन व्यास नदी की। अब अपन चर्चा करने वाले हैं व्यास नदी के बारे में, ठीक है ना। व्यास नदी, इस नदी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एक मानचित्र बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जगह बोखरचू ग्लेशियर, जहाँ से ये निकल रही है सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी निकलती हुई दमचौक नामक स्थान से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गई, ठीक है। आगे बहती हुई फिर आगे जा कर के चिल्लास नामक स्थान से वापस जम्मू कश्मीर से निकल करके पाकिस्तान में प्रवेश कर गई, ठीक है। और फिर आगे चल करके ये पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में जा कर के गिर जाती है, ठीक है। इसमें कुछ नदियाँ मिलती है, एक तो मिलती है जास्कर नदी, ठीक है। एक इसमें मिलती है सोन नदी, सोहन नदी घाटी आपने सुना होगा। प्राचीन भारत के अंदर इस नदी घाटी के पास में बहुत सारे अवशेष मिले हैं, ठीक है। ये वही नदी है सोहन नदी घाटी, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है। अब अपनी आती है झेलम नदी की बात। झेलम नदी बहती हुई इधर को आ जाती है, ठीक है। चिनाब की सहायक नदी है, तो ये चिनाब को बहा दिया, ये लो, ये झेलम और चिनाब का संगम हो गया। फिर यहाँ पर एक नदी और आती है रावी नदी, वो भी बहती हुई इसमें प्रवेश कर जाती है। फिर एक व्यास नदी जो है, जिसकी अपन आज अब चर्चा करने वाले हैं, ये व्यास नदी हो गई। और ये अपना जो हो गया वो कौन सी नदी हो गई? सतलुज नदी यहाँ से निकल कर आई, ठीक है।
व्यास सतलुज नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और फिर ये दोनों मिलकर के फिर जाकर के कहाँ मिलेगी, ये मिल गई चिनाब नदी में। और चिनाब नदी जो है वो आगे जाकर के कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी में। तो ये कुछ इस तरीके का तंत्र बनता है। सही तरीके से तो देखो मेरे से तंत्र नहीं बन रहा है, लेकिन आपको तो समझा ही दूंगा, इतना तो बना ही लूंगा, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं अपन व्यास नदी की। व्यास नदी की क्या बात करें भाई, व्यास नदी की तो सबसे पहले बात तो करते हैं कि इसके कई नाम हैं, उन नामों की बात कर लेते हैं। एक तो नाम है इसका विपाशा, याद रखना विपाशा इसी का नाम है, ठीक है। और कौन सा नाम है इसका, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे आर्जिकिया नाम बोलते हैं। अजीब सा नाम है, आर्जिकिया बोल लो, ठीक है। अरे भाई एग्जामिनर है, कहीं भी कहाँ भी घुसा के पूछ लेता है, दिमाग ख़राब करना होता है उनको। तो वैसे भी एग्ज़ाम तो दिलवानी होती नहीं है, बाहर निकालना होता है, ठीक है। आर्जिकिया ये भी देख लो, इसी का नाम है। और एक होती है हाइफेसिस, एक नाम और है इसका हाइफेसिस। तीनों नाम किसके हैं, ये व्यास नदी के तीनों नाम हैं। अब अपन चर्चा करते हैं इसके उद्गम स्थल की। तो भाई व्यास नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है व्यास कुंड से। कहाँ से होता है भाई, व्यास कुंड। कहाँ पड़ता है ये व्यास कुंड, ठीक है। ये व्यास कुंड जो है अपना कहाँ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे पड़ेगा, रोहतांग दर्रे के पास। ये वही रोहतांग दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रे के पास से ये निकलती है। और ये पूछ लेना कि इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, तो ये व्यास कुंड जो कौन सी श्रेणी में आता है, पीर पंजाल श्रेणी में आता है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंदर इसे गिना जाता है, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी। तो ये जो व्यास नदी है आप देख रहे होंगे जैसे मानचित्र के अंदर ये सतलुज की सहायक नदी है, तो ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो जहाँ पर संगम हो रहा है इनका, ये हो रहा है हरिके नामक स्थान पर। कहाँ पर हो रहा है, हरिके। ये हरिके पंजाब के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो हरिके नामक स्थान पंजाब में ये सतलुज नदी में मिल जाती है, ठीक है। और क्या जाने इसके बारे में, इसके बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं, इसकी परियोजनाएं, परियोजनाओं के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा बहुत चर्चा कर ही लेते हैं ना परियोजनाओं के बारे में। तो इस पर पोंग बांध बना हुआ है भाई, पोंग परियोजना, पोंग परियोजना, ठीक है। 2-4 परियोजना और लिख लो भाई, एग्ज़ाम में तो आ ही सकती है, और नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा नाम दिमाग में हो तो भी अपन प्लान कुछ ना कुछ चिपका ही देंगे। पंडोह परियोजना, पंडोह परियोजना, ठीक है। एक परियोजना और है जिसे अपन ये कह सकते हैं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, व्यास परियोजना मान लो, व्यास परियोजना, ठीक। एक परियोजना और है, कौन सी परियोजना है वो, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये हो गई अपनी व्यास नदी, जो कहाँ से निकल रही है, रोहतांग दर्रे के पास में व्यास कुंड से निकलती है और हरिके नामक स्थान पर जाकर के किस नदी में मिल जाती है, सतलुज नदी में मिल जाती है। तो ये अपन ने चर्चा कर ली व्यास नदी की। अब अपन चर्चा करते हैं सतलज नदी की। अब ये सतलज नदी का क्या सिस्टम है, फिर से मानचित्र बनाएं क्या, चलो छोड़ो मानचित्र को, फिर भी बना लेते हैं यार। ये बोखरचू ग्लेशियर हो गया, ये यहाँ से दमचौक से प्रवेश कर गई, 1114 किलोमीटर बहने के बाद में पाकिस्तान में प्रवेश कर गई और अरब सागर में जाकर के गिर गई। इसमें एक नदी तो जास्कर नदी मिलती है, एक नदी सोहन घाटी, सोहन नदी मिलती है जिसकी घाटी बहुत प्रसिद्ध रही है। झेलम नदी है वो निकल करके आती है, फिर इसमें एक नदी और आती है, चिनाब नदी मिलती है, दोनों जने मिल करके इधर प्रवेश कर जाती है, चिनाब नदी, ठीक है। ये झेलम हो गई, ये चिनाब होगी, ये इसकी सहायक नदी रावी नदी हो गई, ये व्यास नदी हो गई, और ये जो अपनी सतलज नदी है जो कहाँ से निकल करके आ रही है, ये निकल करके आ रही है अपनी चीन से, तिब्बत वाले क्षेत्र से निकल करके आ रही है। इसकी चर्चा अभी करते हैं, ठीक है। तो ये रही अपनी सतलज, हेडिंग अपने लिए लगा रखी है, तो ये देखना भाई। सबसे पहले बात तो इसके अन्य नाम भी है, कौन कौन से इसके और नाम हैं, तो इसे सतुद्री नदी भी बोलते हैं, सतुद्री,
सतुद्री, याद रखना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सतुद्री नदी। और इसे तिब्बत के अंदर लोगचेन नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, लोगचेन नदी के नाम से भी इसको जानते हैं, तिब्बत के अंदर इसको लोगचेन नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास में, ठीक है। और मानसरोवर झील के पास में कौन सी जगह पड़ती है, राक्षस ताल, राक्षस ताल। ये जो राक्षस ताल है ये बताया जाता है कि ये ग्लेशियर है, ठीक है। और ये ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास में ही पड़ता है ये ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियर से सतलज का उद्गम बताया जाता है। 1500 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई बताई जाती है, ठीक है। 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है सतलज नदी की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सतलज नदी पर परियोजनाएं बनी हुई है, उनकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। और सतलज पे जो परियोजनाएं बनी हुई है, सबसे बड़ी परियोजनाओं में एक का नाम आता है भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। और कौन सी परियोजना है भाई, भाखड़ा नावल के बारे में आप ये जान सकते हैं कि यह सबसे बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से यह है, भाखड़ा नावल सबसे बड़ी परियोजना है। इसके अलावा एक परियोजना और है, लूहरी परियोजना, लूहरी परियोजना, ठीक है। इनके बारे में आप परियोजनाओं के बारे में अलग से पढ़ लेना, इतना तो मेरे पास कंटेंट है भी नहीं कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन फिर भी लूहरी परियोजना जो हो गई वो भी यहीं से निकल रही है। तो ये हो गई अपनी चर्चा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मानचित्र में, ठीक है। सिंधु सागर दोआब, दोआब क्षेत्र आते हैं कुछ, तो उन दोआब क्षेत्रों के मैं नाम बोलूँगा, आप देखते जाना कि वो कहाँ कहाँ क्षेत्र है। तो सिंधु सागर दोआब है ना, वो कौन सी नदियों के बीच में बनता है, सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी। ये अपनी झेलम नदी है, ये अपनी चेनाब नदी है और ये अपनी सिंधु नदी जो बह रही है। तो ये कुछ क्षेत्र, इतना ये क्षेत्र बन रहा है ना, ये जो जहाँ पर मैदान बनेगा उस क्षेत्र को, इसको बोलते हैं सिंधु सागर दोआब, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंधु सागर दोआब के नाम से इसको जाना जाता है। फिर चज दोआब आता है झेलम और चिनाब नदी के बीच में, ठीक है। तो चज दोआब कौन सा वाला क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है इसे चज दोआब के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना भैया, चज दोआब के नाम से भी जाना जाता है, झेलम और चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र। और अब बात करते हैं अपन, अगला दोआब जो है वो रचना दोआब के नाम से जाना जाता है, जो कि चिनाब और रावी नदी के बीच में है। तो ये क्षेत्र हो गया अपना रचना दोआब का, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक दोआब और आता है बारी दोआब, तो ये हो गया अपना बारी दोआब, कौन सी नदी के बीच में है, तो ये हो गया अपना रावी और व्यास नदी के बीच का, मान लो, है ना, रावी और व्यास नदी के बीच का क्षेत्र है जो बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। ये तो चलो पाकिस्तान में आगे प्रवेश कर जाती है, अपन ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, पर ये है बारी दोआब का क्षेत्र, ठीक है, रावी और व्यास नदी के बीच का क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है ना, इसको बिष्ट दोआब के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, ये कुछ दोआब है, इनके नाम यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, सिंधु सागर दोआब, ठीक है। यार नाम ही बड़े बड़े हो जाते हैं, इतना तो मेरे पास लिखने के लिए जगह ही नहीं है। सिंधु सागर दोआब हो गया, और कौन सा दोआब हो गया अपना, दूसरा जो दोआब बनाया था चज दोआब बनाया था, चज, ठीक है। तीसरा रचना, ठीक है। चौथा बारी और पांचवा बिष्ट। ये कुछ दोआब क्षेत्र हैं जो इस तंत्र के बीच में बनते हैं। अब अपन कुछ ऐसी नदियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जो ये मान के चलो बाईं तरफ से मिलती है, ठीक है ना। तो बाईं तरफ से, जो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ की बात कर लेते हैं, तो ठीक है, तो दाईं तरफ की नदियों की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अपन चर्चा करने वाले हैं वापस से नदियों के बारे में। तो अपन ने सिंधु नदी की 5-4 नदियों के बारे में जानकारी ली है, बाकी नदियां तो अभी बाकी पड़ी है, ठीक है ना। उनके बारे में तो और भी जानकारी ले सकते हैं, जितनी लिए उतनी ही कम है, लेकिन अपने को एग्जाम की दृष्टि से देखना है मोटा मोटा, ठीक है। ये अपन पहले नदी बनाएंगे, पूरी की पूरी नदी बनाएंगे, इस बार बड़ी सारी बनाएंगे। तो ये बोखरचू ग्लेशियर हो गया, ये दमचौक
ठीक है। ये 1114 किलोमीटर बहने के बाद में अपना जो आ गया चिल्लास नामक स्थान आ गया, यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश कर गई और अरब सागर में जाकर के गिर गई। तो इसमें जो ऊपर की तरफ से जो नदियाँ मिलती है ना, उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक नदी मिलती है इसमें श्योक नदी, ठीक है। दूसरी नदी कौन सी मिलती है? गिलगित नदी मिलती है, ठीक है। और कौन सी नदी मिलती है इसमें? और एक नदी है हिंदू कुश पर्वत, अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ से निकल करके आती है, काबुल नदी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इस नदी की भी अपन चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो एक नदी और आती है इसमें, कुर्रम नदी के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। कुर्रम नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर एक गोमल नदी के नाम से भी आती है। ज़्यादातर तो अपने को काबुल नदी के बारे में ही पूछता है, ठीक है। फिर भी अपन श्योक नदी की बात कर लेते हैं। श्योक नदी जो है, ये रही श्योक नदी, ठीक है। 550 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से निकलती है? ये वही जम्मू कश्मीर से हमारे निकलती है। एक ग्लेशियर आता है रीमो ग्लेशियर। कहाँ से निकलती है? रीमो ग्लेशियर से, रीमो हिमनद से ये इसका उद्गम स्थल माना जाता है। पूरा नाम तो लिखने की ज़रूरत है क्या? लिख ही देते हैं यार। ये हो गया अपना रीमो हिमनद, यहाँ से ये श्योक नदी निकलती है। दूसरी जो गिलगित नदी है अपनी, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अपनी जो गिलगित नदी है ना, इसकी लंबाई हो गई 240 किलोमीटर के आसपास। इसकी जो लंबाई है गिलगित नदी की 240 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। और बात कर लेते हैं अपन काबुल नदी की। तो काबुल नदी की जो लंबाई है लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। काबुल नदी की जो लंबाई है अपनी 700 किलोमीटर हो जाती है। काबुल इसी नदी के शहर पर, इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो ये हो गई अपनी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ थी उनकी बात करी ली। इधर से जास्कर नदी मिल जाती है, एक सोहन नदी मिल जाती है, ठीक है। इस सोहन नदी की बात करें तो 250 प्लस के समथिंग इसकी किलोमीटर की लंबाई हो जाती है सोहन नदी की। तो ये हो गया अपना सिंधु नदी तंत्र। मैंने पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक के अंदर और भी बहुत सारी जानकारी है जो बताने लायक है, लेकिन अभी ये मान के चलो टाइम कम होने की वजह से अपन ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए काबुल नदी के बारे में आपको मैंने इतना ही बताया है। वरना इस काबुल नदी पर भी बहुत सारी परियोजनाएं बनी हुई है, जैसे कि नंगलू बांध, ठीक है। नंगलू बांध हो गया, बहुत सारे मैंने तो खूब पढ़ रखा है इसके बारे में, ठीक है। ये नंगलू बांध हो गया, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बांध हो जाते हैं। एक सरोवी बांध हो जाता है, सरोवी बांध हो जाता है, एक वर्षक बांध हो जाता है। कई बांध हैं जो इस पर काबुल नदी पर बनी हुई हैं। चर्चा तो देखो ऐसे तो अपन काबुल नदी की सहायक नदियों की भी बात कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी जानकारी हो जाती है जानने के लिए, लेकिन इतना काफ़ी है। आपको बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी है कम समय में।